जब रमानाथ घर आया तब जोगेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज दिन भर कहाँ रहे तुम? लो, हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ही ना आई हो। जोगेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? तब जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ मेरी कोई बात पूछता ही नहीं तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रख कर बंद कर दिया जाए। मैं भी इंसान हूँ। अब इस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने जाएगा तो भी ठीक, नहीं जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। रास्ते में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा कर ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या कम? यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूं मैं? तब रमानाथ सावधान होकर बोलता है, आखिर कुछ मालूम भी तो हो कि बात क्या हुई है। जालपा बोली, कोई बात नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती मैं। भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ ये भी तो सोचो। ये सब कुछ सोच चुकी हूं मैं, और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूं और इसी गाड़ी से जाऊंगी। ये कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला गया कि कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लिया तो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपना बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद के बिस्तर बांधे और फिर अपना संदूक साफ करने लगी, मगर अब उसमें वो पहली जैसी तत्परता नहीं थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। बारिश भी बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वो उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली कि तुमने मुझे अपनी कसम क्यों दिलाई? तभी रमा के हृदय में एक आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और कोई साधन नहीं था। तुम चाहते हो कि मैं यहीं पर घुट घुट कर मर जाऊं? तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। नहीं मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा जी से पूछ तो लो। बुझती हुई आग में मानो तेल पड़ गया हो। जालपा तड़प कर बोली, वो मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? क्या वो कोई नहीं होते? कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं ना छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों को कष्ट नहीं दे सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू नहीं पूछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठा भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्री आती है मिलने, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से बात, ना चीत। ऐसे कौन दिन गुजारता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे या सब तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर से अवसर मिला। वो खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल तो बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। 50 हजार तो बैंक में जमा है, मगर है बिल्कुल मक्खी चूस। अगर मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहां से आती? देखो जी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी तो वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुट घुट कर मर जाऊंगा यहाँ पर। जब से चोरी हुई है मेरा दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा है कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दो, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक ना रहेंगी।
न जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली हैं। जब तुम्हारी कहीं नौकरी लग जाए तो मुझे बुला लेना। मैं तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, ज़रा मुझे अच्छी जगह नौकरी चाहिए। मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी अब यहाँ दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते हो कि नहीं? मुझे शर्म आती है किसी से कुछ कहते हुए। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। तभी रमा उछल पड़ा कि कितना सरल उपाय था, और अभी तक ये सीधी सी बात उसे सूझी नहीं थी। तभी बोला, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। तो तुम क्या सच में चली जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी लिखूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ दो। मैं सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका हूं, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ा करूंगा? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल देता हूँ। जालपा ने बिस्तर से खिसकते हुए कहा, मैं बहुत जल्द ही चली जाऊंगी। तुम उधर गए और इधर मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ करिए, इस धोखे में मैं नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनाएगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बनाया बिस्तर तो खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच ही कहती है, मर्द बड़े टोने होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं नहीं मानूंगी। लेकिन तुमने मेरे मंसूबों पर 2 मिनट में पानी फेर दिया। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। अरे पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ और एक तरफ को चल दिया। अब भला स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या कुछ नहीं करवा सकता।